हेलो स्टूडेंट, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रायतला वाराणसी से मैं मुन्ना सर आपको इस वीडियो में फार्मलता, परासरण दाब तथा परासरण के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, विलयन को मापने की यूनिट। तो स्टूडेंट, विलयन को मापने की यूनिट जो है वो रासायनिक यूनिट स्पेशली आपको मोलरता, नॉर्मलता, मोल फ्रैक्शन इत्यादि का अध्ययन कराया गया था। इस वीडियो में आपको फार्मलता का अध्ययन कराया जा रहा है, जो कि विलयन को मापने की एक यूनिट ही है, इकाई है। तो स्टूडेंट यहाँ देखें, आप ध्यान दें, फार्मलता। देखिए स्टूडेंट, दिया गया है कुछ यौगिकों के आणविक द्रव्यमान ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, कुछ यौगिक आपके पास ऐसे हैं जिनके आणविक द्रव्यमान ज्ञात नहीं किया जाता है, या उनको आणविक द्रव्यमान न करके उनका कह सकते हैं सूत्र द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। तो कुछ यौगिक हैं जिनका आणविक द्रव्यमान ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इनके आणविक द्रव्यमान के स्थान पर सूत्र द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, इन यौगिकों का आणविक द्रव्यमान न ज्ञात करके सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। ऐसे यौगिकों के विलयनों की सांद्रता। अब स्टूडेंट ध्यान दें कि अगर विलायक में हम ऐसे यौगिक डाल दें जिनका आणविक द्रव्यमान न होकर सूत्र द्रव्यमान ज्ञात किया जाता हो, तो ऐसे विलयनों की सांद्रता फार्मलता में व्यक्त की जाती है। तो स्टूडेंट, इसी को आप फार्मलता कहते हैं। या फार्मलता से आप क्या समझते हैं, या फार्मलता क्या है? जब हम विलयन बनाते हैं तो विलायक आप जल ले लीजिए और उसमें एक ऐसा यौगिक डालिए जिसका अणु द्रव्यमान न ज्ञात करके सूत्र द्रव्यमान ज्ञात किया जाता हो। जैसे ध्यान दें स्टूडेंट, यहाँ आपको लिखा गया अंत में आयनिक ठोस, जैसे NaCl। ध्यान से सुने, आयनिक ठोस जो होते हैं स्टूडेंट, उनका आणविक द्रव्यमान न ज्ञात करके सूत्र द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। तो इसी को आप फार्मलता कहते हैं। फार्मलता एक प्रकार की मोलरता ही होती है। स्टूडेंट ध्यान दें, जैसे मोलरता आप पिछले वीडियो में अध्ययन किए होंगे कि मोलरता जो होती है विलयन की, विलय का भार बटे विलय का अणु भार कुल के बटे आपका आयतन लीटर में। तो स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ बिल्कुल मोलरता और फार्मलता मिलते जुलते हैं। तो फार्मलता क्या है? विलय का भार बटे विलय का सूत्र द्रव्यमान। ध्यान दें स्टूडेंट, यहाँ अणु भार न कह के आप कह रहे हैं सूत्र द्रव्यमान, और कुल के बटे आयतन लीटर में। स्टूडेंट फिर से ध्यान दें, फार्मलता बराबर क्या होता है? विलय का भार बटे विलय का सूत्र द्रव्यमान आयतन लीटर में। ये विलयन का आयतन लीटर में है। तो फार्मलता है स्टूडेंट, यह भी विलयन को नापने की एक यूनिट है, रासायनिक यूनिट है, जो लगभग मोलरता के समान ही होती है। ऐसे विलयनों का फार्मलता निकाला जाता है जिसमें विलेय पदार्थ वह घुला है जो अपने आयनों में टूट जाता है, अर्थात आयनिक ठोस होता है, और इसका अणु द्रव्यमान न निकालकर सूत्र द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। तो ऐसे विलयनों का जो हम सांद्रता व्यक्त करने की विधि देखते हैं तो वो फार्मलता होती है। तो स्टूडेंट, आप फार्मलता समझ गए हैं। फार्मलता बराबर विलय का भार बटे विलय का सूत्र द्रव्यमान, या केवल सूत्र द्रव्यमान आप जान रहे हैं विलय का है, यहाँ पर कुल के बटे आयतन लीटर में। आगे स्टूडेंट, आप अणु संख्य गुण देखेंगे विलयन का, बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। ध्यान दें यहाँ पर कि विलयन का वह गुण जो विलय के मोलों की संख्याओं पर अथवा विलय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है। स्टूडेंट ध्यान दें, विलयन का वह गुण, विलय पदार्थ उसमें घुला ही है। विलय पदार्थ, अगर आप विलय पदार्थ का मोलों की संख्या निकाल रहे हैं अथवा मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, या विलयन का वह गुण जो विलय के मोलों की संख्याओं और मोल प्रभाज पर निर्भर करता हो, उसी गुण को आप विलयन का अणु संख्य गुण कहते हैं। विलयन के मुख्यतः 4 अणु संख्य गुण होते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, विलयन के कितने गुण होते हैं? आपको मिलेगा आंसर 4। 4 में से आपको बारी बारी से सबका अध्ययन करना है। तो पहला यहाँ पर स्टूडेंट आपको दिखा जा रहा है, विलयन का पहला गुण ऑस्मोटिक प्रेशर है। दूसरा वाष्प दाब का अवनमन या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। और
तीसरा आप स्टूडेंट देख रहे हैं इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। और चौथा आपका जो गुण है विलयन का वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। तो स्टूडेंट ध्यान दें, विलयन के 4 गुण हैं। आपका परासरण दाब पहला है, दूसरा वाष्प दाब का अवनमन है, तीसरा आपका क्वथनांक का उन्नयन है, चौथा हिमांक का अवनमन। तो स्टूडेंट यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ ये आपका जैसे विलयन का वह गुण जो अणु संख्य गुण नहीं है, स्टूडेंट ध्यान दें, विलयन का वह गुण जो अणु संख्य गुण नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया गया परासरण दाब। स्टूडेंट आप जानते हैं परासरण दाब आपको भी बताया गया कि वह विलयन का गुण है। तो परासरण दाब, ये वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन। तो स्टूडेंट ध्यान दें, ये आपका कह सकते हैं कि विलयन के 3 गुण हैं जो आपको मिल जा रहा है, परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन। एक यही गुण है जो पृष्ठ तनाव, ये विलयन का गुण नहीं है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, यही आपका 4th ऑप्शन क्या है, सही है। तो स्टूडेंट विलयन का अणु संख्य गुण जो विलेय के मोलों की संख्या पर या विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता हो, उसी को विलयन का अणु संख्य गुण कहते हैं। इस बहुविकल्पी दिए गए जो क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी, उसमें पृष्ठ तनाव विलयन का अणु संख्य गुण नहीं। स्टूडेंट अगला आपको देखना है, तो इन चारों कह सकते हैं अणु संख्य गुणों में से सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं परासरण दाब का। तो परासरण दाब को समझने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम परासरण जानेंगे कि परासरण किसे कहते हैं। तो परासरण ध्यान से सुने स्टूडेंट, विलायक का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाना परासरण कहलाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, परासरण की क्रिया में विलायक जाएगा, विलेय कभी स्थानांतरित नहीं होता है या वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, विलायक ही गति कर रहा है यहाँ से वहाँ या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। अब ये है कि विलायक वहाँ से जाएगा जहाँ उसकी सांद्रता अधिक रहेगी। स्टूडेंट ध्यान दें, विलायक का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाना ही परासरण कहलाता है। परासरण की क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली, परासरण की जो क्रिया होती है अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में होती है। स्टूडेंट ध्यान दें, और पूरी परिभाषा आप कह सकते हैं कि विलायक का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जाना ही परासरण कहलाता है। तो इसलिए परासरण की क्रिया में विलायक जा रहा है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, किसके थ्रू जा रहा है, अर्धपारगम झिल्ली के थ्रू। तो स्टूडेंट यहाँ देखते हैं अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। अर्धपारगम झिल्ली, स्टूडेंट ध्यान दें, अर्धपारगम झिल्ली वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को अपने आर पार जाने देती है किंतु विलेय के अणुओं को नहीं। स्टूडेंट ध्यान दें, वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को अपने आर पार जाने देती है, विलेय के अणुओं को नहीं, वही अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है या उसी को अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। बकरे के आमाशय की झिल्ली, अंडे की सफ़ेद झिल्ली, जो बाहरी अंडे की सफ़ेद झिल्ली है उबालने पर आपको जो उसका कवच है सेल उससे चिपकी हुई दिखलाई पड़ती है, वहीं अंडे की सफ़ेद झिल्ली है। पौधों की कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करती है। तो स्टूडेंट अभी अभी जो आपको नाम बताए गए हैं कि जो बकरे का आमाशय है उसकी झिल्ली, अंडे की सफ़ेद झिल्ली, पौधों की कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली, ये सभी अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करती हैं। किंतु ये सभी, स्टूडेंट ध्यान दें, किंतु ये सभी पूर्णतया अर्धपारगम झिल्ली नहीं होती है। स्टूडेंट ध्यान दें, पूर्णतया का मतलब 100% अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य नहीं करती है। तो अब देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर है कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2Fe(Cn6). स्टूडेंट ध्यान दें, कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2Fe(Cn6) लगभग पूर्णतया अर्धपारगम झिल्ली होती है जो कि एक कृत्रिम झिल्ली है। अर्थात स्टूडेंट जो ये मनुष्य द्वारा निर्मित की गई एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन बनाई गई है जो है
कापर फेरोसाइनाइड Cu2Fe ये लगभग 100% अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करती है, किंतु यह झिल्ली प्रकृति में नहीं पाई जाती है स्टूडेंट, ये आपका कृत्रिम झिल्ली है। तो ये स्टूडेंट आपका परासरण हो गया, और परासरण की क्रिया किसकी उपस्थिति में या किसके द्वारा हो रही है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा। परासरण की क्रिया में कौन जा रहा है स्टूडेंट? विलायक। विलायक जा रहा है कहाँ से? जहाँ उसकी सांद्रता अधिक है। किधर की तरफ जा रहा है? जहाँ उसकी सांद्रता कम है। आगे स्टूडेंट आप देखिए परासरण का प्रदर्शन आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ देखिए स्टूडेंट परासरण का प्रदर्शन। परासरण के प्रदर्शन में आप फिगर देख रहे हैं, ए है और एक फिगर बी है। एक फीसल ट्यूब लिया गया है जिसमें सलूशन भरा गया है और इसके चारों तरफ अर्धपारगम झिल्ली लगा दी गई है। सलूशन इसके अंदर भरा गया है और ये अर्धपारगम झिल्ली। तो यहाँ स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि विलयन का स्तर जो है यहाँ तक है। अब इस पूरे उपकरण को जल से भरे हुए, स्टूडेंट ध्यान दें, जल से भरे हुए एक दूसरे उपकरण में क्या किया गया है? रख दिया गया है। कुछ समय बाद आप स्टूडेंट देखते हैं कि थीसल ट्यूब में, ये आपको स्ट्रक्चर बी में है, थीसल ट्यूब में विलयन का स्तर ऊपर दिखलाई पड़ रहा है। स्टूडेंट ध्यान दें, विलयन का स्तर यहाँ है फिगर ए में, लेकिन फिगर बी में ये यहाँ है। इसका मतलब स्तर विलयन का फिगर बी में जो है वो थोड़ा ऊपर उठ गया है, अर्थात और ऊपर चला गया है। इससे तात्पर्य यह है कि जो जल है स्टूडेंट, ये जल ये आपका थीसल ट्यूब के या उपकरण के अंदर गया है, जिससे इसका स्तर, विलयन का स्तर क्या किया है? बढ़ गया है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, इस फिगर से या इस स्ट्रक्चर से हमको पता चलता है कि जल अर्धपारगम झिल्ली द्वारा उपकरण के अंदर गया है। इसी क्रिया को परासरण कहते हैं, और परासरण क्रिया के फलस्वरूप इस उपकरण पे जल का स्तर क्या है? ऊपर उठ गया है। तो स्टूडेंट ये आपका परासरण का प्रदर्शन है। परासरण का प्रदर्शन और अन्य उदाहरणों द्वारा हम ज्ञात करते हैं। जैसे घर पर आप चना ले लेते हैं, किशमिश ले लेते हैं, जल में डाल देते हैं, तो कुछ समय बाद किशमिश या चना फूल जाती है। स्टूडेंट आप घर पर ध्यान दिए होंगे इसको, तो आप देखते हैं ये भी क्रिया परासरण है। जल जो है, आप जल किशमिश के अंदर या चने के अंदर चला गया है। किशमिश की जो प्लाज्मा झिल्ली है वो अर्धपारगम झिल्ली जैसी कार्य करती है। चने की जो प्लाज्मा झिल्ली है अर्धपारगम झिल्ली जैसा कार्य करती है, जिससे स्टूडेंट जल चने के या किशमिश के अंदर चला जाता है और चना या किशमिश फूल जाता है। यह भी एक परासरण क्रिया है, या इसे भी आप परासरण का प्रदर्शन कह सकते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। आगे आपको और अध्ययन कराया जाएगा परासरण दाब, और जो भी 3 छूटे हैं आपका अणुसंख्य गुण, जैसे क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, सब अध्ययन कराया जाएगा। धन्यवाद।